सो गाइस, वेलकम टू द माफिया एक्सप्लेन टुडे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट के बारे में। ये रिलीज करती है। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि वो पब्लिक हो जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर पैसे पब्लिक के भी लगे हुए होते हैं। और जिस भी कंपनी का ये आईपीओ निकालते थे उसका रेट भी यही लोग तय करते थे। जॉर्डन अपने दोस्तों को बिल्कुल सस्ते में उस कंपनी के शेयर बेचता था, जो कि बिल्कुल इलीगल है, पर ये इतना पैसा छाप रहे थे कि इनको पता भी नहीं था कि इनको उस पैसे का क्या करना चाहिए। हम देखते हैं एक सेक्सी सी महंगी डायमंड रिंग जिसे वो हार्ली के सामने पेश करता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और हम सभी को तो पता ही है कि जवाब में क्या मिलना था, यस। जॉर्डन शादी से पहले एक बैचलर पार्टी रखता है लॉस एंजेलिस में, जहाँ पर ड्रग्स और लड़कियों का नंगा नाच होता है। दोस्तों, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ऊपर यूट्यूब बैठा है, साला गांड मार देगा। और इस हफ्ते का पूरा हिसाब किताब यानी कि खर्चा बैठा पूरा $2 मिलियन, यानी कि 15 करोड़ रुपए। आगे जॉर्डन हार्ली से बहामास बीच पर शादी करता है। शादी में हार्ली जॉर्डन को आंट एमा से मिलवाती है, जिसका इस मूवी में बहुत बड़ा भसड़ वाला रोल है। जॉर्डन के पास बेशुमार दौलत थी तो वो अपनी वाइफ हार्ली को शादी का गिफ्ट देता है, जो कि एक चलती फिरती बहुत बड़ी योट है, जिसे देखकर हार्ली की फटी रह जाती है। आंखें नहीं, जो फटनी चाहिए वही। 3 हफ्तों तक वो योट में बैठकर कैरेबियन समुद्र में मजे करते हैं और फिर पहुंचते हैं लॉन्ग आइलैंड, जहां पर जॉर्डन एक बड़ा सा घर खरीदता है जो कि 7 किलो में बना है। और वहां का रियल एस्टेट दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 18 महीने बाद। हार्ली उस पर गुस्सा है क्योंकि वो भोसड़ी का बिल्कुल बेपरवाह और बेजिम्मेदार आदमी है। कहती है, तुम एक बाप बन गए हो, तुम अपनी जिम्मेदारियों से यूं मुकर नहीं सकते। आगे वो स्टीम लेता है ताकि जो भी ड्रग्स उसने लिए हैं वो उसके शरीर से निकल जाए। फिर वो हार्ली को पटाने की कोशिश करता है, जिसमें वो बुरे तरीके से हारता है। आगे वो अपनी कंपनी पहुंचता है और आज वो दिन था जिस दिन वो अपनी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने वाला था। जॉर्डन अपने एम्प्लॉइज को एक धांसू सी स्पीच देता है ताकि वो मन लगाकर काम करे और दबाकर शेयर बेचे। दोपहर के 1 बजे वो स्टॉक को बेचने के लिए मार्केट में उतारता है, जब उसकी वैल्यू $4.50 थी और सिर्फ 1:03 पर उसकी वैल्यू $18 पहुंच गई थी। वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब उस स्टॉक को खरीद रही थी। जॉर्डन बताता है, हमने 2 मिलियन शेयर मार्केट में बेचने के लिए उतारे थे, जिनमें से 1 मिलियन शेयर तो उसके पट्टों ने ही खरीद लिए थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बहनचोद 3 घंटों के अंदर $22 मिलियन के शेयर बेच डाले थे, यानी कि 167 करोड़ रुपए के शेयर। और फिर आए एफबीआई वाले मादरचोद तहकीकात करने। जॉर्डन हवाबाजी करते हुए पूछता है, ऐसी योट पर गए हो कभी जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर हो? एफबीआई वाला कहता है, तुम्हारी योट सच में शानदार है। जॉर्डन एफबीआई वाले से पूछता है, कितना कमा लेते हो साल के? 50 या 60 हजार डॉलर लगभग अंदाजन। एफबीआई वाला कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जॉर्डन कहता है, यार दिल से बुरा लगता है, जो लोग देश की सेवा करते हैं उनकी सैलरी इतनी कम। और जॉर्डन उन्हें इनडायरेक्टली घूस ऑफर करता है, लेकिन वो लोग उसकी घूस को एक्सेप्ट नहीं करते। जॉर्डन कहता है, तुम दोनों बहनचोद निकलो मेरी योट से। एफबीआई वाले कहते हैं, हमें उम्मीद है हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। जॉर्डन कहता है, हाँ मिल लेना सालों, पहले बस पकड़कर अपनी बदसूरत बीवियों से तो मिल लो, तब तक मैं अपने टट्टों पर मेयोनीज लगाकर लड़कियों से चाटने के लिए कहता हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जॉर्डन को तसल्ली नहीं मिलती। वो अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालते हुए कहता है, सुनो बहन के लोड़ो, देखो मेरी जेब से क्या निकला, तुम्हारी साल भर की सैलरी, जो कि मेरे लिए हर रोज का खर्चा है। एफबीआई वाले कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप अपने चुप्तड़ भींचकर यहाँ से खिसक लेते हैं। अगले ही दिन जॉर्डन स्विस बैंक में अपने पैसे छुपाने का डिसीजन लेता है। वो अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय की मदद से एक स्विस बैंकर को जानता था, जिसके बाद उससे मिलने के लिए वो मुंह उठाकर वहाँ पहुँच जाता है। जॉर्डन उससे स्विस बैंक के सीक्रेसी लॉ के बारे में पूछता है कि उन्हें किन हालातों में अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा मजबूरन। बैंकर बताता है, सिर्फ उन्हीं हालातों में स्विस बैंक कोऑपरेट करेगा जब उस क्राइम को स्विट्जरलैंड में भी क्राइम माना जाएगा। कहता है, अगर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट हमें कोई लेटर भेजेगा तो वो सिर्फ हमारे लिए एक टॉयलेट पेपर है। जॉर्डन पूछता है, अगर वो नोटिस किसी तरह के स्टॉक फ्रॉड के लिए हुआ तो? और जहाँ तक मुझे पता है उसे स्विट्जरलैंड में भी क्राइम माना जाता है, तो उस वक्त में आपको उनसे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। बैंकर कहता है, हाँ करना पड़ेगा, अगर वो अकाउंट आपके नाम पर खोला गया है। जिसके बाद मीटिंग खत्म होती है और अब जॉर्डन को कोई ऐसा पट्टा चाहिए था जिसके पास स्विस पासपोर्ट हो। जॉर्डन पहुँचता है अपनी आंट एमा के पास और वो आंट एमा को बहन
बहनचोद पटा लेता है स्विस बैंक में उसके नाम से अकाउंट खोलने के लिए। जॉर्डन के पास बिस्तर भर के पैसा हुआ करता था। इतना पैसा ऑन टाइमर स्विट्जरलैंड कभी नहीं ले जा सकती थी। जिसके बाद वो बुलाता है ब्रैड को, जो कि एक सक्सेसफुल व्हाइट पाउडर का डीलर था। वो अपना दिमाग दौड़ाता है और नोटों की गड्डी को अपनी बीवी के शरीर पर लपेट देता है। जॉर्डन को समझ में आ जाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो उसको स्विट्जरलैंड के 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। जिसके बाद ब्रैड अपनी बीवी की पूरी फैमिली को उठा लेता है, क्योंकि उन सभी के पास भी स्विस पासपोर्ट था। ब्रैड की बीवी अपनी फैमिली के साथ पैसों के बैग भर भर के 6 चक्कर स्विट्जरलैंड के लगाती है, जिनमें टोटल रकम थी $20 मिलियन, यानी कि 150 करोड़ रुपए। अब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि डोनी को भी अपना कैश स्विस बैंक में ट्रांसफर करना था, तो वो जाकर ब्रैड से मिलता है, जहाँ पर उसकी चूतिया हरकतों की वजह से ब्रैड पुलिस वालों के हाथ लग जाता है, जो कि काफी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। डोनी जाकर जॉर्डन से मिलता है और उसे दिखाता है दुनिया की सबसे महंगी नशे की गोलियां, जिसे वो दोनों खुशी खुशी अपने गले में ठूस लेते हैं। लेकिन वो साली गोलियां नशा ही नहीं करती, क्योंकि वो करीबन 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी। जिसके बाद वो भर भर के कई गोलियां खा लेते हैं। जॉर्डन के पास उसके पिता की कॉल आती है। वो कहते हैं अभी के अभी घर से निकलो और पब्लिक फोन से जाकर मुझसे बात करो, क्योंकि FBI वाले फोन को टैप कर रहे हैं। जॉर्डन एक पब्लिक फोन से कॉल करता है, जो कि उसके घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। उसके पिता उसको सब कुछ बताते हैं। कहते हैं तुम्हारे दोस्त डोनी की वजह से ब्रैड पकड़ा गया, और पूछते हैं क्या तुमने FBI एजेंट को घूस देने की कोशिश की थी। जॉर्डन कहता है मैं FBI एजेंट को घूस देने की कोशिश क्यों करूँगा। पिता कहते हैं तुमने क्या कहा, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या तुमने कोई नशा किया हुआ है। जॉर्डन कहता है मैं FBI एजेंट को घूस देने की भला कोशिश क्यों करूँगा। जॉर्डन नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो एक्सपायर गोलियां पूरे 1.5 घंटे बाद असर करने लगी थी। वो छोटी छोटी गोलियां इतनी ताकतवर थी कि जॉर्डन को लग रहा था कि उसको लकवा मार गया है। उसमें खड़े होने की ताकत भी नहीं थी, तो वो छोटे बच्चे की तरह रेंगकर अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करता है, और जैसे तैसे करके अपनी गांड घिसवाकर वो अपनी लैम्बोर्गिनी तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी वाइफ की कॉल आती है, यानी कि हार्ले की कॉल आती है। पूछती है जॉर्डन कहाँ हो तुम। जॉर्डन कहता है कंट्री क्लब। हार्ली कहती है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डोनी बिल्कुल पागल हो गया है। वो फोन पर किसी स्विस बंदे से बात कर रहा है। जॉर्डन कहता है उससे फोन रखे, क्योंकि FBI वाले फोन टैप कर रहे हैं। हार्ली कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, जल्दी घर आओ। जॉर्डन अपने घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। वो अपनी कार को जितना धीरे हो सके उतने धीरे चलाता है, और एक चमत्कार होता है, वो जिंदा घर पहुंच जाता है। उसकी गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं था। वो देखता है डोनी स्विस बैंकर के साथ चौदम पट्टी करने में लगा हुआ है। जॉर्डन कहता है फोन रख चुतिया, बैठ के लोड़े फोन रख दे, FBI वाले सुन रहे हैं। लेकिन डोनी तो पूरा गधा था, नहीं रखता। जॉर्डन उससे फोन छीनने की बेजोड़ कोशिश करता है और कहता है साले बवासीर, तेरी वजह से ब्रैड पकड़ा गया। और ये सुनते ही डोनी अपनी गांड घसीटकर वहाँ से भागने लगता है। जॉर्डन कहता है साला मादर चोद कहाँ भाग रहा है, तू इधर आ, तूने जीना हराम कर दिया है भोसड़ी के, तेरी तो मैं जान ले लूंगा साले, तू एक बार हाथ आया बैंचोद। लेकिन डोनी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह 2 पुलिस वाले जॉर्डन को उठाने आते हैं। जॉर्डन कहता है बैंचोद निकलो यहाँ से। वो कहते हैं हमें आपसे कुछ सवाल जवाब पूछने हैं। जॉर्डन क्या मजाक कर रहे हो, भड़वो बैठ के लड़ो, भगो यहाँ से। पुलिस वाले उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। हम जॉर्डन की गाड़ी देखते हैं, जो कि पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि वो रात को ठीक ठाक घर नहीं पहुंचा था। पुलिस वाले उस पर कोई चार्ज नहीं लगाते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि जॉर्डन ही गाड़ी चला रहा था। दूसरी तरफ FBI वाले जॉर्डन के पास दबाकर नोटिस भेज रहे थे, क्योंकि जॉर्डन ने FBI का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। FBI वाले उसके खास बंदों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देते। धीरे धीरे वक्त बीतता है, जिसमें 3 साल बीत जाते हैं, और अब आता है वो दिन जिस दिन जॉर्डन की लंका लगने वाली थी। जॉर्डन की वाइफ हार्ली उससे बताती है कि आंट एमा नहीं रही, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके $20 मिलियन स्विस बैंक अकाउंट में फंस गए थे, जो कि सच में एक बहुत बुरी खबर थी। जॉर्डन बैंकर के पास फोन करता है और वो जॉर्डन को स्विट्जरलैंड बुलाता है, जिसके बाद जॉर्डन अपनी योट लेकर स्विट्जरलैंड की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक भयंकर तूफान आता है, जिसकी वजह से उनकी योट तबाह हो जाती है, लेकिन उन्हें एक इटालियन कार्गो शिप बचा लेता है। जॉर्डन खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ पर एक हवाई जहाज उसकी आंखों के सामने क्रैश हो जाता है।
दरअसल वो प्लेन उसने उन्हें ले जाने के लिए बुलाया था, जिस हादसे में 3 लोग मारे जाते हैं। जॉर्डन समझ जाता है कि वो ऊपर वाले का कोई इशारा है, जिसे वो भाप जाता है और स्विट्जरलैंड नहीं जाता। अब कुछ लगभग 2 साल और बीत जाते हैं। जॉर्डन अपने सारे पुराने धंधे छोड़ देता है। वो रिहैब ट्रीटमेंट ज्वाइन करता है और एक टीवी शो पर्सनालिटी बन जाता है। फिर वही होता है जो नहीं होना था। स्विस बैंकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो जॉर्डन का सारा कच्चा चिट्ठा FBI वालों के सामने खोल देता है। जॉर्डन को गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उस पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के 21 जुर्म साबित होते हैं और जॉर्डन की जमानत की रकम रखी जाती है $10 मिलियन, यानी कि 75 करोड़ रुपए। लेकिन अब जॉर्डन के पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसके सारे के सारे पैसे स्विस बैंक में फंस गए थे। उसे अपनी बेल के पैसे चुकाने के लिए अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ गिरवी रखना होगा। FBI वाले उससे एक डील करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसे पिछले 7 सालों में उसने जिन लोगों के साथ भी काम किया है उन सभी का नाम लिखकर देना होगा और एक सीक्रेट माइक भी पहनना होगा। यानी कि वो जॉर्डन को एक सरकारी गवाह बनाना चाहते हैं, जिस सूरत में उसे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल की सजा होगी। जॉर्डन अपने घर पहुंचता है। हार्ली कहती है, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। जॉर्डन कहता है, वाह, इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। अब क्योंकि मेरे पर केस चल रहे हैं, मेरे पैर में ये GPS ट्रैकर लगा हुआ है, मेरा बुरा दौर चल रहा है और तुम्हें अभी अचानक से डिवोर्स चाहिए। जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और ये आखिरी बार था जब उसने अपनी बीवी और बच्चों को देखा था। अगले दिन जॉर्डन FBI वालों का साथ देने के लिए तैयार है। उसके शरीर पर माइक लगाया जाता है, जिसके बाद वो डोनी से मिलता है और एक पेपर पर लिखकर उससे बताता है कि उसने एक वायरिंग माइक पहना है, ताकि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, क्योंकि FBI वाले सारी बातें सुन रहे थे। डोनी चौकन्ना हो जाता है। अगली सुबह जॉर्डन से मिलने FBI वाले आते हैं। उनके पास वही पेपर था जिसके ऊपर उसने डोनी को लिखकर बताया था कि उसने वायरिंग माइक पहना है। FBI टीम ऑफिस पहुंचती है और जॉर्डन के सभी खास बंदों को अरेस्ट कर लेती है। आगे जॉर्डन को अदालत में पेश किया जाता है। जॉर्डन की मदद से 24 मजे हुए शातिर खिलाड़ी पकड़े जाते हैं और करोड़ों मिलियन डॉलर्स की वसूली की जाती है, क्योंकि उसने पिछले 7 सालों में जिन भी लोगों के साथ काम किया था उन सभी लोगों का नाम लिखकर FBI वालों को दे दिया था। उनके साथ कोऑपरेट करने का नतीजा ये हुआ कि जज उसे 3 साल की कैद व मुशक्कत की सजा सुनाता है। जॉर्डन अपनी 3 साल की सजा काटता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं वो वापस आता है दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स ट्रेनर के रूप में। जॉर्डन अपनी पॉकेट से पेन निकालता है और ऑडियो